ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए रिजर्व बैंक सख्ती बढ़ाने जा रहा है। पेमेंट सिस्टम में शामिल नॉन बैंकिंग कंपनियों को भी साइबर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ये इंतजाम क्या होंगे और आरबीआई के क्या निर्देश हैं, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, आरबीआई ने क्या कहा है? जो कंपनियां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में शामिल होती हैं लेकिन बैंक नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के तौर पर काम करती हैं, उनके लिए कई सारे सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश ऑनलाइन फ्रॉड डिजिटल को रोकने के लिए, डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। मिसाल के तौर पर रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में जितने लोग शामिल होते हैं, जिनको सर्वर का एक्सेस होता है, ऐसे लोगों की खास एक पहचान बनाई जाए, कह सकते डिजिटल आइडेंटिटी हो, और उस डिजिटल आइडेंटिटी की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए ताकि कोई आदमी जो इसमें शामिल है उस पूरे सिस्टम का बेजा इस्तेमाल ना कर सके। जो सर्वर है उस सर्वर को एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर के जरिए अपग्रेड करते रहने की जिम्मेदारी इस ऑपरेटर की होगी। अगर कोई अकाउंट थोड़े समय तक या कुछ समय तक अगर लॉगिन एक्टिव नहीं रहता है तो उसको तुरंत ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दिया जाए। जो पेमेंट गेटवे है उसमें मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन फैक्टर रखा जाए ताकि अलग अलग जगह पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। दुकान में जो कार्ड की मशीनें लगी होती हैं उन मशीनों को ऐसा नहीं कोई मशीन आप लगा दे, उसके कुछ खास तय मापदंड होंगे, उस तय मापदंड के हिसाब से उन मशीनों को लगाया जाए और इनक्रिप्टेड हो मशीनें, यानी किसी के कार्ड की कोई जानकारी उस मशीन के पास ना रहे सुरक्षित, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इस तरह की कई सारे गाइडलाइन रिजर्व बैंक ने जारी की है, डायरेक्शन ही कहें तो, और इसको एक तय समय सीमा के भीतर कंपनियों को लागू करना होगा। जी, तो साइबर सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत ही अच्छे कदम कहे जा सकते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन ये बताइए कि ये प्लेयर्स कौन है जिन्हें नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कहा जा रहा है? बिल्कुल, दरअसल जब हम पेमेंट करते हैं तो आमतौर पर जिस बैंक का अकाउंट होता है, जिस बैंक का एटीएम कार्ड होता है, मान के चलते हैं वही कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो वो रहेंगी, लेकिन उसमें जो कंपनियां बीच में शामिल होती हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो अलग अलग तरीके के हैं, उनको इसमें जिम्मेदार माना जा रहा है। मिसाल के तौर पर CCIL, जिसको क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो आमतौर पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI भारत बिल पे हो गया, कार्ड पेमेंट मेंबर जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है और इन कंपनियों के बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि ये सख्ती आप लागू करेंगे, यानी कुछ दिक्कत हुई तो बोर्ड इसका जिम्मेदार होगा और उसकी एक टाइमलाइन दी गई है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो 1 अप्रैल 2024 से इन सारे डायरेक्शन को लागू करेंगी। जो मझौली कंपनियां हैं वो 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू करेंगी। मझौली कंपनियों का मतलब जैसे दूसरे देशों से मनी ट्रांसफर करने में कई सारी कंपनियां शामिल, उसके लिए। और जो छोटी कंपनियां हैं उनको थोड़ी सी राहत दी गई, उनको 1 अप्रैल 2028 तक का समय दिया गया है ताकि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लीजिए और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और इस वक्त देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स से भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं और सरकार ने अब आसमान छूते किरायों पर सख्ती के लिए एक समूह का गठन किया है। इसके अलावा गो फर्स्ट की खाली रूट्स को सरकार बाकी एयरलाइंस को देने वाली है। डिटेल्स के लिए चलते हैं लक्ष्मण सिंह, माफ़ कीजिए, रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या नए कदम देखने को मिलेंगे? जी, दरअसल सरकार ने नागरिक विमानन मंत्रालय में एक अधिकारियों का समूह गठित किया है जो कि एयरफेयर्स पे नज़र बनाए हुए हैं और ख़ासतौर पे उन रूट्स पे जो कि गो फर्स्ट द्वारा खाली की गई थी। साथ ही जो बाकी एयरलाइंस हैं उनसे भी प्रस्ताव मंगाया गया है कि वो इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। खासतौर पे कुछ एयरपोर्ट जैसे कि श्रीनगर, लेह, अहमदाबाद, पुणे, यहाँ पे गो फर्स्ट की जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी, तो उस पर खासतौर पर नज़र है क्योंकि वहाँ किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है। साथ ही इस वक्त किरायों की जो स्थिति है, 2-3 कारण है। गो फर्स्ट का तो कारण है ही, साथ ही समर सीजन पीक पर है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका असर किरायों पर क्या पड़ रहा है। तो अभी से एक हफ्ते बाद का किराया अगर हम देखें कि 9 जून को 1 वे किराया जो है, दिल्ली से ले जाना चाहते हैं तो 11,000 रुपये देने पड़ेंगे, दिल्ली से कोची जाना चाहते हैं तो 10,000 देने पड़ेंगे, पुणे जाना चाहते हैं तो 9,000 रुपये देने पड़ेंगे। साथ ही मुंबई से अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप लेह जाना चाहते हैं तो 16,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा अगर आप मुंबई से दुबई जाना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई से दुबई आपको 9,500 की टिकट ही उस दिन की मिल रही है,
साथ ही मुंबई से बैंकॉक की भी 13,000 रुपये में ही आप टिकट ले रहे हैं। साथ ही अगर कोलकाता से आप श्रीनगर या ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 16,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप कोलकाता से बैंकॉक जाते हैं तो 9,000 रुपये में आपको टिकट मिल जा रहा है। तो साफ है जिस तरह की डिमांड है खासतौर पर कुछ डेस्टिनेशंस में, उसके मुकाबले में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आपको सस्ते पड़ रहे हैं इस वक्त पीक समर सीजन में। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने टिकट बुक नहीं कराया है वो इन डेस्टिनेशंस को भी देख सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से ज़्यादा सस्ते में ये टिकट मिल रहे हैं। फिलहाल सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका असर होने में कुछ हफ्ता लग जाएगा, लेकिन तब तक समर सीजन तो चला ही जाएगा। शुक्रिया रोहन। इधर अमेरिका में राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी क्या बताया। भारत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। केरल के बीजेपी नेता केजे अल्फोंस ने कहा है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी वो खामोश रहती है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और बीजेपी ने नागपुर की नगर पालिका में इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग का साथ लिया था। राहुल गांधी ने अमेरिका में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है, उसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की इस सोच के मुताबिक ना सिर्फ मुस्लिम लीग सेक्युलर है, बल्कि बड़े से बड़ा आतंकवादी भी भटका हुआ नौजवान है। जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता। बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी लगातार हमले कर रहे राहुल गांधी पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पलटवार किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना राहुल गांधी का नाम ली कहा है कि जो लोग विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बात करते हैं वो देश की छवि खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। भारत में विवादित देशद्रोह कानून को जारी रखा जाए, ये सिफारिश की है लॉ कमीशन ने। कमीशन का कहना है कि अगर कानून को खत्म किया तो देश की अखंडता और सुरक्षा पर असर हो सकता है। हालांकि कमीशन ने कानून में कुछ बदलाव करने के सुझाव जरूर दिए हैं। आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर एक तरीके से रोक लगा रखी है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, इस पे लॉ कमीशन की सिफारिशें क्या है? अभी बहुत सारे राज्य देशद्रोह कानून का दुरुपयोग कर रहे थे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके एप्लीकेशन के ऊपर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से इसके ऊपर जवाब मांगा था। अब लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। लॉ कमीशन ने इस कानून को जारी रखने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन के मुताबिक भारत की परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता। इससे भारत की सुरक्षा और अखंडता के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर सरकार चाहती है तो इसको लेकर के गाइडलाइंस बना सकती है ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जाए। इतना ही नहीं, लॉ कमीशन ने कई सारे इसमें बदलाव करने की मांग की है। लॉ कमीशन ने कहा है कि इसके अंदर आने वाली जो पनिशमेंट है उसको भी बढ़ा दिया जाए। अभी इसमें अधिकतम पनिशमेंट 3 साल की है और उसमें पेनल्टी लग सकती है, लेकिन लॉ कमीशन के मुताबिक इसको बढ़ा करके 7 साल की सजा करनी चाहिए या फिर आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन की सिफारिशें नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले की सुनवाई जुलाई के अंदर करेगा। शुक्रिया असीम। इधर WFI के पूर्व चीफ और पहलवानों के बीच टकराव का मामला थम नहीं रहा है। हमारे सहयोगी चैनल CNN News 18 ने ब्रिजभूषण के खिलाफ दर्ज दोनों FIRs हासिल किए हैं।
इसमें 7 शिकायतकर्ताओं ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कड़ी शिकायतें की हैं। इसमें एक नाबालिग भी है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि मना करने के बाद भी आरोपी ने उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी दूसरी लड़कियों के साथ भी बदसलूकी करता था। इस पूरे मामले के गरमाने के बाद बीजेपी का आला कमान भी बृजभूषण सिंह से नाराज बताया जा रहा है। हमें बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि बृजभूषण सिंह का लगातार मीडिया में बयान देने से पार्टी नाराज है। पार्टी चाहती है कि बृजभूषण सिंह फिजूल की बयानबाजी ना करें। इस बीच अयोध्या में 5 जून को बृजभूषण सिंह की जो रैली होने वाली थी, उसके लिए अयोध्या प्रशासन ने इजाजत भी नहीं दी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि अगर 5 जून तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो लोग सड़कों पर उतरेंगे। निर्णय लेंगे, बच्चों को हम लेकर जाएंगे वहीं जंतर मंतर पे, ये तय हुआ कि उनको वहां बैठाएंगे। पुलिस रोकेगी, क्या करेगी वो उसका है, लेकिन उससे पहले सरकार इसका निर्णय ले, उसकी गिरफ्तारी करे और बातचीत जो कुछ होगा और होती रहेगी। बाजार ने हफ्ते का अंत बढ़त के साथ किया है। आज सेंसेक्स 119, निफ्टी 46 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। डिटेल समझते हैं सुमित से। बताइए सुमित, सेक्टर्स और शेयर्स के लिहाज से गेनर कौन रहे? देखिए, कुछ अगर पहले निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए, किस तरह से आज निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूशन कौन कौन से स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली आज हिंडाल्को 3.5% की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर बना। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% की तेजी। अपोलो हॉस्पिटल साल के नए हाई पर 3% का उछाल। और टाटा स्टील करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब 2% नीचे, बीपीसीएल 1.25% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 1% नीचे और टीसीएस 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में पीएफसी करीब 4% ऊपर, एस्ट्रल 3% ऊपर, जीएसपीएल में 3% का उछाल और लगातार दूसरा दिन जबकि टाटा कम्युनिकेशन में अच्छी तेजी रही, 1370 पे बंद हुआ। आज मेटल का दिन था और साथ साथ मिड कैप में कुछ और स्टॉक्स जहां पर ये सभी बढ़ने वाले शेयर मिड कैप के। कुछ मेटल में जो बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल और एनएमडीसी, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 3.5% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और ऑटो में आज ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प में टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी और संवर्धना मदरसन 2% से लेकर 3.5% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुछ हद तक अच्छी कंट्रीब्यूशन आज आपको ऑटो और मेटल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगी। शुक्रिया सुमित। ऑटो सेक्टर निवेश के लिए बढ़िया हो सकता है, ये कहना है कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह का। उन्होंने कहा कि ऑटो की डिमांड अच्छी है और इसलिए ऑटो और ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। हमें लगता है ऑटो के अंदर 2 फायदे हो रहे हैं। एक, डिमांड बरकरार है कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, और 2 व्हीलर में जो डिमांड नीचे थी वो अब धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी है, उस वजह से उन्हें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। तो मार्जिन एक्सपेंशन वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने की वजह से दोनों बाजू से आ रहा है। हमारे हिसाब से इस वक्त पहला निवेश ऑटो क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल पे करना चाहिए। वहां पे आज भी 6-6, 12-12 महीनों की वेटिंग पीरियड है और पहले एंट्री लेवल गाड़ी बिकती थी, अब एसयूवी बिकती है। एंट्री लेवल गाड़ी पे आप 3 लाख की गाड़ी बेचेंगे 30,000 कमाएंगे, एसयूवी में 30 लाख की गाड़ी बेचेंगे 3 लाख रुपए कमाएंगे। ये जो एक एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड का, उस वजह से पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को फायदा रहेगा। दूसरी चीज, ऑटो कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों में ऑपरेट कर रही है। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में हमें लगता है कि ये लोकल प्लस ग्लोबल दोनों मिला के जो कंपनीज काम कर रही है उन्हें फायदा रहेगा। तीसरी चीज, आप 2 व्हीलर स्पेस पे देख सकते हैं, स्पेशली वो कंपनी जिनकी एक्सपोर्ट्स मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले सारी सरकार बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, तो ये सारी चीजों को अगर हम जमा कर दें तो लगता है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू सीमेंट, इसमें जनरली एक तेजी बनी रहनी चाहिए। हम कैपिटल गुड्स क्षेत्र में भी अगेन चाइना+1 थीम को प्ले कर रहे हैं।
बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इस हफ्ते मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला था, क्या वो हेल्दी करेक्शन है? क्या ये बाजार में निवेश के लिए सही वक्त है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। गुजरात में टाटा ग्रुप लिथियम आयन बैटरी बनाएगा। इसके लिए कंपनी ने राज्य सरकार के साथ MOU भी साइन कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता केतन जोशी से। बताएं केतन, क्या तैयारी है टाटा ग्रुप की? देखिए, टाटा समूह की एक सब्सिडरी है अग्रतास एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है वो लिथियम आयन बैटरी के जो सेल बनते हैं उनका एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रही है और 20 गीगावाट का उनका एक कैपेसिटी रहेगा पहले चरण का। पहले चरण में वो 13,000 करोड़ का निवेश करेगी और इससे 13,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर बैटरी का इकोसिस्टम है वो डेवलप हो रहा है। इससे पहले मारुति ने भी एक बैटरी बनवाने का प्लांट लगाने की घोषणा की थी और अब टाटा समूह है वो बैटरी के सेल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेल है, उनकी एक बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भारत का पहला इस तरह का प्लांट होगा और आज गुजरात सरकार के साथ टाटा समूह ने इसका MOU भी साइन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। बढ़ते हैं आगे। JLR, टाटा की ही एक और कंपनी। JLR की सवारी के लिए 15 साल टाटा के पूरे हो गए। टाटा की इस वंडर कार का अब तक का सफर शानदार रहा है। कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ सुमित जुड़े हैं। बताइए सुमित। तो जैगुआर लैंड रोवर, जिसके एक्विजिशन को करीब 15 साल हो चुके हैं, यानी कि सन 2 जून 2008 जबकि जैगुआर का एक्विजिशन टाटा मोटर्स की तरफ से किया गया था और अपने आप में एक हिस्टोरिकल एक्विजिशन आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि 2008 की मंदी में कंपनी ने इतना बड़ा एक्विजिशन किया था। रफली 9200 करोड़ रुपए के आसपास का एक्विजिशन उस फाइनेंशियल टर्मोइल की सिचुएशन में करना अपने आप में एक बड़ी बात है। फोर्ड से ये एक्विजिशन हुआ और एक मल्टीपल एक्विजिशंस के बाद, मल्टीपल टाइम सौदे होने के बाद JLR फाइनली टाटा मोटर्स के बाद आई। टाटा मोटर्स को करीब 2500 करोड़ रुपए घाटा भी 2009 में झेलना पड़ा, स्पेशली JLR के एक्विजिशन के बाद। इतना ही नहीं, ना केवल कंपनी का घाटा हुआ बल्कि कंपनी की डेट पोजीशन भी काफी ज्यादा बढ़ी। रफली 21,900 करोड़ रुपए के आसपास का डेट कंपनी के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ा, खासतौर से एक्विजिशन के बाद। लेकिन अगर इस कुछ नंबर्स के ऊपर नजर डालिए तो 2008 में जहां 4,950 मिलियन पाउंड के आसपास की कंपनी की रेवेन्यूज थे, अब 22,800 मिलियन पाउंड के आसपास के रेवेन्यूज हुए। तो इस तरह एक्सॉर्बिटेंट जंप कंपनी की सेल्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। लॉस वाइज हालांकि 40 मिलियन पाउंड का लॉस तब भी था, 64 मिलियन पाउंड का लॉस आज भी है, लेकिन इस ड्यूरेशन में कंपनी ने कई बारी प्रॉफिट भी कमाए हैं। इंप्लॉय वाइज 17,500 कर्मचारी थे, आज 42,000 के आसपास कर्मचारी, इनफैक्ट 44,000 थे हाल की छटनी के बाद, 42,000 के आसपास कर्मचारी कंपनी के पास अभी भी हैं। इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ आपको यहां दिखाई पड़ेगी। 50,000 के आसपास गाड़ियां बिकती थी 2009 में, 2022 तक आते आते करीब 4.25 लाख गाड़ियां कंपनी बेचना शुरू हुई और टाटा मोटर्स की एक बड़ी डोमिनेंस इसके जरिए आई। चीन में करीब 25% रेवेन्यूज JLR का वहां से आता है, 24% रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका से, 19% यूरोप से, 17% यूके से और रफली 15% के आसपास के बाकी मार्केट से रेवेन्यूज जनरेट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल कंपनी के तौर पे कंपनी की पैठ बनते हुए दिखाई पड़ी। कुल आय का 70% हिस्सा जैगुआर से फिलहाल टाटा मोटर्स कमाते हैं और इस तरह के बड़े रेवेन्यूज जनरेटर उनके लिए बने हैं पिछले 15-1 साल के दौरान। इस ड्यूरेशन में यानी कि सन 2008 से लेकर आज तक टाटा मोटर्स का शेयर करीब 6 गुना बढ़ चुका है। यानी कि अगर आप देखें तो 14% की CAGR से कंपनी के स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी दी है इस मेगा एक्विजिशन के बाद। तो 15 साल जैगुआर के एक्विजिशन और बेमिसाल टाटा मोटर्स के लिए बने भी। शुक्रिया सुमित। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज महिंद्रा ग्रुप की कंपनी स्वराज इंजन्स ने लाइट वेट कैटेगरी में टारगेट नाम से एक नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है। 29 हॉर्स पावर और 87 Nm टॉर्क के साथ कंपनी ने ट्रैक्टर को 980 kgf की लिफ्ट क्षमता के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने इसमें स्प्रे सेवर, स्विच सिंक शिफ्ट ट्रांसमिशन और वेट इप्टो क्लच जैसे आकर्षक फीचर्स भी ऐड किए हैं। 6 साल की वारंटी के साथ कंपनी ने ट्रैक्टर की कीमत 5,35,000 रुपये रखी है। ट्रैक्टर लॉन्च पर M&M फार्म सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शिवम पाठक ने।
जो ऑलरेडी अवेलेबल ट्रैक्टर्स हैं उनको कैसे कॉम्पीट करेगा ये नया लॉन्च? ये नया ट्रैक्टर है हमारे लिए, ये एक नई वाइट स्पेस में जा रहा है। स्वराज कंपनी जो है वो अभी लाइट वेट ट्रैक्टर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती एंड जो लाइट वेट ट्रैक्टर्स है ये हॉर्टिकल्चर सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो इस सब के मद्देनज़र हमें लग रहा है कि ये ट्रैक्टर हमारे को बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देगा, हमें मार्केट शेयर गेन मिलेगा और ये सेगमेंट जो है 20 से 30 HP की सेगमेंट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इंडस्ट्री की और हमारे दोनों प्रोडक्ट जो अभी 29 HP और 25 HP इसमें आ रहे हैं हमें इस सेगमेंट में ग्रो करने के लिए देंगे। प्रोडक्शन को लेकर कितना इन्वेस्टमेंट आप इस ट्रैक्टर में करने वाले हैं और सेल्स को लेकर क्या टारगेट कंपनी ने अनुमानित इस ट्रैक्टर को लेकर रखा है? सो इसमें टोटल कैपेक्स जो है हमने अभी 200 करोड़ रुपए के करीब खर्चा है हमने और हमारे सप्लायर ने मिला के, लेकिन वो जो 200 करोड़ का कैपेक्स है वो पूरी डेवलपमेंट में खर्च हुआ है, टूलिंग में खर्च हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस में हुआ है हमारे यहाँ और हमारे सप्लायर्स के यहाँ। सो ये कैपेक्स जो है ये ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, इन्वेस्ट हो चुका है। अभी करंट कैपेसिटी के लिए हमें इसमें और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में जो 20 से 30 वाली सेगमेंट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और हमारे दोनों प्रोडक्ट्स उसी सेगमेंट में आ रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है और ओवरऑल लाइट वेट ट्रैक्टर भी ग्रो कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कुछ ही वर्षों में जो ये 50,000 पर ईयर की ट्रैक्टर की सेगमेंट है ये बढ़ के 75 या 80,000 ट्रैक्टर भी हो सकती है। तो हम लोग इसमें ये 2 प्रोडक्ट उतार रहे हैं, आगे जाके इसमें हम और कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन भी लेके आएंगे। तो इसके मद्देनजर हमें लग रहा है कि हमें अच्छा मार्केट शेयर मिलना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं सालगिरह मनाई जा रही है। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में 7 दिन तक चलने वाले समारोह के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो मैसेज टेलीकास्ट किया गया। पीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज साहस के प्रतीक हैं और उनका जीवन आदर्श प्रेरणा का स्रोत है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन